नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा फेसबुक पेज है उस पेज पर हम लोग लाइव लें। और हाँ, तो जैसे आपको दिखे लाइव आप उसको बता सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। मुझे लोधी अखिलेश राजपूत जो है दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो फेसबुक पर लाइव हम लोग मैं अपनी आईडी से ले रहा था और अभी हम लोगों ने शिफ्ट किया है कि हम पेज जो फेसबुक पेज है उस पर लेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उस पर जुड़ पाएँ। तो आई थिंक 5 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोधी अखिलेश राजपूत, शुभ संध्या। तो इसका मतलब है ये ठीक काम कर रहा है, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। और जयंती राजपूत जी हमको दिखाई दे रही हैं राठ हमीरपुर से। उसके अलावा सत्यपाल सिंह राजपूत हमको दिखाई दे रहे हैं। गुड इवनिंग सत्यपाल जी। सचिन राजपूत अलीगढ़ से। उदय सिंह हमारे बीच में है ग्वालियर से। तो कुल मिलाकर के ये काम कर रहा है, वर्किंग है। आपके कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और आप सब लोग भी मुझे अपीयर हो रहे हैं। तो वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि हमारा जो शाम का सेशन है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो हम लोग हिस्ट्री पर बात कर रहे थे और एंशिएंट इंडिया पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और सम्राट अशोक तक का इतिहास हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज सम्राट अशोक के जो दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनका मतलब उनके हिसाब से उनका जन्मदिवस है चंद्रगुप्त मौर्य का आज। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भारत को एक तरह के सूत्र में बांधा, चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उदय सिंह जी के अलावा श्याम कुमार लोधी हैं, गुड इवनिंग। जिन लोगों को जुड़ने में दिक्कत हो रही है आप सब लोग चाहें तो उनको ये लिंक भेज सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं। मैंने हालांकि इनवाइट सबको भेजा हुआ है और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन हम लोग इसको ट्रायल के रूप में ले रहे हैं कि फेसबुक पेज पर कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग परिचर्चा में भाग लेते हैं। मुझे रामचंद्र वर्मा जी कासगंज से और कृष्ण गोपाल लोधी, ये दोनों लोगों के भी अपीयरेंस दिखाई दे रही है। उसके अलावा शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना, उनकी भी अपीयरेंस दिखाई दे रही है। हरिमोहन राजपूत जी गुड इवनिंग। सतीश लोधी जय हिंद। नरेश बाबू लोधी वेरी गुड इवनिंग। आप कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं। तो लगभग वर्किंग ठीक है। बहुत सारे लोग जो नियमित उसमें देखते थे उन लोगों को शायद नहीं मिल पा रहा होगा, तो इस कारण से जुड़ने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने लगभग सभी को इनवाइट भेजा है, मैंने सबको इनवाइट किया है इस पेज को लाइक करने के लिए। जितने लोग इस पेज को लाइक कर लेंगे वो सभी लोग ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक इस पेज पर आ जाएंगे। और क्योंकि फेसबुक पेज पर जो संख्या है वो आप उसमें हज़ारों लाखों लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, जबकि ग्रुप में आपकी जो आईडी है आईडी बहुत लिमिटेड होती है। तो हम लोगों का ये प्रयास था कि अधिक से अधिक संख्या तक ये पहुँचे। और हमारे शाम का जो सेशन है उसमें लगभग 70-80 लोग होते हैं रोज़ाना लाइव सेशन में। अगर इतने लोग नहीं आ पाते हैं अभी मान लीजिए, तो हम लोग 5 मिनट और देखते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग फिर आईडी पे ही चलेंगे। अगर हो सकता है आज पहला दिन है, अगर लोगों को दिक्कत होती है तो 5 मिनट हम लोग ट्राई करते हैं। लोग अगर कन्वीनियंटली सुविधाजनक तरीके से जुड़ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ते हैं तो देन वी विल शिफ्ट टू द जो फेसबुक आईडी है उस पर हम लोग जाएंगे। सो तब तक हम लोग देखते हैं। 21 लोग वैसे हो चुके हैं। उसमें शिवशंकर राजपूत है हमारे बीच में लखनऊ से, कुंवर अखिलेश सिंह राजपूत हैं सौरिक से। तो आप सभी लोगों का अनीश कुमार हैं, गुड इवनिंग अनीश। और 25 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है। तो अगर धीरे धीरे सभी लोग, आप लोग यदि चाहें तो आप सब लोग अपनी फेसबुक से ये कमेंट, एक फेसबुक पे आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर जो है फेसबुक पेज पर आज सेशन ले रहे हैं। और फेसबुक पेज को लाइक करने का जो इनवाइट है मैंने ऑलरेडी सबको भेजा हुआ है। जितने लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में है सबको भेजा हुआ है। तो आई थिंक सबको मिल रहा है। अब देखिए संख्या एकदम बढ़ कर के अचानक 37 हो गई है। अभी जो 22 लोग दिख रहे थे अब वो
36 लोग 37 लोग शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। वेलकम। और रामकिशन राजपूत जी औरैया से, लोधी नितेश राजपूत। नितेश, इसको तुम चाहो तो शेयर कर दो ताकि लोग पेज पर जुड़ जाएं। किशोर सिंह लोधी, वेरी गुड इवनिंग सर। मैं नंद किशोर सिंह हैदराबाद से, ये आप जो है हैदराबाद तेलंगाना से हमारे बीच जुड़े हैं किशोर सिंह लोधी जी। तो किशोर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। हैदराबाद में सब लोग सकुशल होंगे ऐसी हम लोग कामना करते हैं। इंजीनियर प्रवीण राजपूत लखनऊ से हमारे बीच में हैं। धीरज राजपूत हैं हमारे बीच में, गुड इवनिंग धीरज जी। तो 42 लोग हमारे अब तक इस परिचर्चा में शामिल हो चुके हैं। और बाकी जो लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने स्थानों का एक बार परिचय देते जाएं, कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। तो जो इस फेसबुक पेज पर लोग जुड़ेंगे वो एक दूसरे से परिचित भी होते जाएंगे। केवल आप ये डाल दीजिए कि मैं इस जगह से हूँ, अपने ही कमेंट के नीचे। रामकिशन राजपूत जी गुड इवनिंग। और देखिए हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है पेज पर लाइव आने का, वो लगता है अब सफल हो चुका है। अब ये संख्या 54 हो गई है, 54। इलेक्शन में जो काउंटिंग चलती है उसी तरीके से चल रहा है। चुनाव में जो काउंटिंग होती है ना कि कितने वोटों से आगे चलना है। शुरू में पहले जो है 4-5 मिनट तक केवल 18-19 लोग दिखाई दे रहे थे, फिर उसके बाद बढ़ करके 22 हुए, 22 से फिर 30-32 हुए, फिर 37 हुए, फिर 40-42 लोग हुए, फिर 50 हुए, अभी मुझे 68 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की चर्चा को हम लोग आरंभ करें, उससे पहले सब लोग अपने स्थान के बारे में बता दें कि किस किस जगह से आप हैं। केवल स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ तो मैं अपने नाम के नीचे लिख दूँ दिल्ली। जैसे उन्होंने लिखा हैदराबाद, तो केवल जिस स्थान से आप हैं, जैसे शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना, शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना से हैं आप सब लोग जो है, तो इट्स अ वेरी गुड। लोधी अखिलेश राजपूत हमारे महोबा बुंदेलखंड से हैं। सब लोग अपना लिखते जाइए। और अब जो है ये संख्या 90 तक पहुंच चुकी है, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और आप सब लोग नासिक महाराष्ट्र से हैं हमारे बीच में। श्याम कुमार लोधी नासिक से, जसवंत नगर इटावा से है हरिमोहन लोधी। नरेश बाबू जी हैं हमारे बीच में कासगंज से। चलिए 95 लोग अब तक हो चुके हैं, इट्स वेरी गुड। और अब जो है लगभग सभी लोग इस पर जुड़ चुके हैं। और धीरे धीरे जिन लोगों ने पेज लाइक नहीं किया है, पेज को जिन लोगों ने इनवाइट मैंने भेजा है, जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा समय लगेगा, बट 90-95 लोग अगर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं गुजरात से हूँ। संजय भाई हमारे गुजरात से हैं। शिवशंकर राजपूत लखनऊ से हैं। अनीश कुमार हमारे देहरादून उत्तराखंड से हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। और सभी लोग आप अपना जो स्थान है, जिस प्लेस के आप हैं वहाँ से आप अगर डाल देंगे तो थोड़ा सा इस पेज पर आप सब लोग भी एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। और ये देखिए सेंचुरी 100 लोग क्रॉस हो चुके हैं, अब 102 लोग इस पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो इट्स वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। और प्रभुइन राजपूत कन्नौज और लखनऊ से हैं। सत्येंद्र प्रताप जसराना से हैं आप, जसराना शिकोबा से। तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का। सुरेंद्र लोधी राजपूत हैं बदायूं उत्तर प्रदेश से। लोधी देवीराम राजपूत जी DR राजपूत साहब हैं फिरोजाबाद से। विनय लोधी हैं अयोध्या से। धीरज राजपूत हैं अतरौली अलीगढ़ से। हेमंत राजपूत हैं इंदौर से। तो चलिए सब लोगों का परिचय होता जाएगा और मैं आपके ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रोम करता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, उत्तर मत दीजिएगा, अपने मन में सोचिएगा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है गीता का कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और वो गीता की वाणी को सुन नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना एक विराट रूप कुरुक्षेत्र में दिखाया और उस विराट रूप के माध्यम से अर्जुन इस काबिल बन पाए कि वो गीता को सुन सकें। अर्जुन ने वो गीता सुनी, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में वो गीता सुनी। केवल 2 ही लोग थे, श्री कृष्ण ने गीता बोली और अर्जुन ने वो सुनी। तो आप लोग थोड़ा ये सोचना फिर वो लिखी किसने है। केवल 2 ही आदमी थे, श्री कृष्ण और अर्जुन, एक ने बोली एक ने सुनी। तो जो गीता लिखी हुई हमको मिलती है किसने लिखी है, एक सवाल है आप लोगों के लिए, जिज्ञासा के लिए। तो चलिए हमारे बीच में महाराजगंज में भी बहुत सारे लोग हैं, दिनेश राजपूत जी, सब लोग अपने जगह का नाम आप लोग लिखते जाइए, फिर हम लोग सेशन आरंभ करेंगे।
इंजीनियर बी के राज बेसिकली कासन से हैं। उसके अलावा अभी मुझे 121 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, 123 लोग जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संविधान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे। गोविंद पटेल जी हमारे बीच में हैं। कहाँ से हैं आप? नरसिंहपुर से हैं आप। हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब भी नरसिंहपुर से हैं। एडवोकेट उमेश राजपूत एटा से, और गुड वर्क बुलंदशहर से। लोधी सत्येंद्र प्रताप कुरुक्षेत्रा में है, कुरुक्षेत्रा हरियाणा में। और उत्तम राहुल राजपूत ओमकार सिंह कासगंज। तो चलिए, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बाद। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से मौर्य वंश का पतन हुआ, और मौर्य वंश के पतन के बाद हमने आगे मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोगों ने तय किया था कि मौर्योत्तर काल में हम लोग चर्चा करेंगे कि मौर्योत्तर काल क्या था, और मौर्योत्तर काल में इतिहास की दिशा क्या थी, दशा क्या थी, और किस प्रकार से परिवर्तन हम लोगों को भारत के इतिहास में दिखाई देता है। जो गौतम बुद्ध के समय जो बौद्धिक क्रांति शुरू हुई थी, जिसको बिम्बसार ने, जिसको शिशुनाग वंश के राजाओं ने, जिसको मौर्य राजाओं ने आगे बढ़ाया था, वो जो क्रांति, बौद्धिक क्रांति, जिसमें समाज में समानता आई। जैसे आपको पता होगा, सम्राट अशोक ने अपने समय में 23 विश्वविद्यालय, 23 यूनिवर्सिटी बनवाए थे। जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये जो सारे विश्वविद्यालय थे वो सम्राट अशोक ने बनवाए थे। और भारत जो था, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान का जो केंद्र था, जो भारत ज्ञान का केंद्र था, वो ज्ञान का केंद्र बिकॉज ऑफ अशोक की नीतियों के कारण था। उन्होंने जो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूनिवर्सिटी के रूप में तक्षशिला, नालंदा, जो ये सारी चीज़ें करवाई थी, उसके माध्यम से बहुत बड़ा एजुकेशन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में। और अशोक के समय भारत बहुत तेज़ी से एक दुनिया भर में स्थापित हो गया था। तो चलिए, हम लोगों का टारगेट जो था कि 50 से ज़्यादा लोग जुड़े जाएंगे तो हमारे सेशन सार्थक होगा, लेकिन 100 से ऊपर लोग जुड़े सेशन में। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कल जो हमने चर्चा की थी कि अंतिम जो मौर्य वंश का राजा था बृहदर्थ, उसकी हत्या उसी के सेनापति ने कर दी। और उसका जो सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसी के नाम से उसका वंश जाना गया, शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था। और उससे पहले जितने भी मौर्य राजा थे, मौर्य शासक थे, वो सभी लोग क्या थे? आमतौर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उसने शासन सत्ता में बैठने के बाद सारे बौद्ध अवशेषों को मिटाना आरंभ कर दिया। तमाम जो विश्वविद्यालय थे, तमाम जो लाइब्रेरी थी, तमाम जो बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान विज्ञान की बातें थी, सबको समाप्त करके उसने वही जो परंपरा, जिसमें कर्मकांड है, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, वो उसने आरंभ की। तो एक तरीके से वो पहले वाली कर्मकांड और पाखंड वाली व्यवस्था को वो लेकर के आए। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो भारत में जो बौद्धिक क्रांति थी, जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, जो समानता, भाईचारे के आधार पर जो क्रांति गौतम बुद्ध के समय से आरंभ हुई थी, और जिस क्रांति को तमाम जो है मगध के राजाओं ने आगे बढ़ाया था, उस क्रांति की प्रतिक्रांति आरंभ हुई। और उस प्रतिक्रांति में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम चीज़ों को नष्ट करना आरंभ कर दिया, और पुनः बलि, कर्मकांड, यज्ञ आदि पर आधारित व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस काल में जो मौर्योत्तर काल है, आप देखेंगे कि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर होते चले गए थे, कमज़ोर राजा थे। जैसे अशोक का नाम था, वैसे आपको नाम नहीं मिलेगा। तो अलग अलग जगह पर विद्रोह होने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसका शासनकाल आप देखेंगे कि ईरान से लेकर के आसाम तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे तक आप पाएंगे मैसूर तक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम ये देखते हैं कि अशोक ने उसको संभाल के रखा, और अशोक के बाद परिस्थितियां बदली, उत्तराधिकारी कमज़ोर होते चले गए, और उसका परिणाम ये निकला कि आगे चल कर के जो सीमांत क्षेत्र थे, वहाँ पे आमात्यों के व्यवहार के कारण, अधिकारियों के व्यवहार के कारण, वो लोग भी अपने आप को
केंद्रीय साम्राज्य से अलग करने लगे, जैसे मगध साम्राज्य से। तो जो केंद्रीय साम्राज्य से जो दूर के क्षेत्र थे, जैसे तक्षशिला का क्षेत्र था, उज्जैन अवंती का क्षेत्र था, वहाँ पर थोड़े थोड़े आमात्यों के कारण लोग खुश नहीं थे और एक तरीके से साम्राज्य की कमजोरी वहाँ पर नज़र आने लगी, साम्राज्य की कमजोरी नज़र आने लगी। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत में दो धाराओं में हम लोगों को राजनीति बढ़ती हुई दिखाई देती है। एक जो मगध था, उस मगध पर अंतिम मौर्य राजा की हत्या करने के बाद शुंग वंश काबिज हो गया, और जो पश्चिम का भाग था, तक्षशिला और उसके आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर बाहर से आक्रमण हुए। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुषाण आए। तो इस तरीके से जो भारत के पश्चिम और उत्तर की सीमा थी, जो अफगानिस्तान और वर्तमान जो पाकिस्तान है उधर की जो सीमा थी, वहाँ पर मौर्यों का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था एक तरीके से। और वहाँ पर पश्चिम में यूनान के लोगों ने, शक लोगों ने और कुषाण लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने उस सारे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जो मगध था, उस मगध का स्थान अब कमज़ोर पड़ गया। शुंग वंश के काल में आकर के साकेत, साकल, प्रतिष्ठान, विदिशा, विदिशा एक जगह पड़ती है, आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। तो विदिशा जो है, विदिशा एक महत्वपूर्ण शहर बन गया उस समय मौर्य उत्तर काल में। विदिशा है, साकल है, आपका प्रतिष्ठान है, जो प्रतिष्ठान है वो महाराष्ट्र में था, और उधर जो आपका सियालकोट, पेशावर, ये जो शहर हैं, इनकी एक तरीके से महत्व बढ़ गया। और जो आपका मुख्य जो मगध था, जो पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य का केंद्र था, उसका महत्व कम हो गया। तो आप देखेंगे कि जिस मगध ने पूरे भारत को पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, वो मगध अब नेपथ्य में चला गया। तो अगले 200, 250, 300 साल तक मगध पीछे चला गया और दूसरे शहरों के माध्यम से शासन सत्ता का संचालन होने लगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चर्चा करने के दौरान आप लोग थोड़ा गौर से सोचिएगा। आप सब लोग रामायण और महाभारत देखते हैं, सब लोग देखते होंगे। हड़प्पा काल से लेकर के और शुंग वंश तक, जो पुष्यमित्र शुंग था, उस वंश तक आप चाहे तो हड़प्पा के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप वैदिक पूरे के पूरे वेद पढ़ लीजिए, वेदों की आप चर्चा कर लीजिए, आप चाहे तो उत्तर वैदिक काल के सारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करिए, आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य और उनके ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप मगध साम्राज्य के जो शुरुआती हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, उसकी चर्चा कर लीजिए। आप लोगों को इतिहास में कहीं भी रामायण, कृष्ण और महाभारत का उल्लेख नहीं मिलेगा। भारत में पहली बार ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी शुंग वंश के बाद। तो इतिहास में ये सारी चीज़ें भी उस दौर में नहीं है। इसका मतलब है बाद में पुस्तकों के जरिए इनको लिखा गया, इनको स्थापित किया गया है। कई बार क्या होता है कि जब हमारा दिमाग जब काम करना बंद कर देता है और हम आस्था में बहना शुरू हो जाते हैं, तो इतिहास को हम इग्नोर कर देते हैं, हिस्ट्री की वास्तविक चीज़ों को हम लोग नहीं जानते हैं। खैर, उस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि जो मौर्योत्तर काल था, यानी मौर्यों के शासन की समाप्ति के बाद जो शुंग वंश का शासनकाल आया, और जो पश्चिम उत्तर में जो यूनानी लोग आए, यूनानी राजाओं ने आक्रमण किया, शक लोगों ने आक्रमण किया, और कुषाणों ने जो आक्रमण किया, उसके बारे में हमारे पास स्रोत क्या है, क्या हमारे पास एविडेंस है, क्या हमारे पास उसके लिए आधार है जिसके कारण हम इस इतिहास को जान पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस बताता हूँ कि कौन से स्रोत हैं। इस समय पुराणों की रचना की गई और स्मृति ग्रंथ, जैसे आपने सुना होगा मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो ये स्मृति ग्रंथ हैं, उनकी रचना भी इसी कालखंड में हुई। तो इनके माध्यम से बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ हमको मिलती हैं। उसके अलावा बौद्ध जो साहित्य है, जिसमें जातक कथाएँ, दिव्यावदान करके एक बौद्ध पुस्तक है, उसके अलावा ललित विस्तार एक बौद्ध पुस्तक है, एक पुस्तक है मंजूश्री मूल कल्प, ये बौद्ध साहित्य है। उस बौद्ध साहित्य में हमें बहुत सारी तत्कालीन इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। ये सारा साहित्य आप सभी लोगों को पढ़ने को संभवतः नहीं मिलेगा, लेकिन कभी अवसर मिले तो आप इनको पढ़िए, आप लोगों को बहुत स्पष्ट दृष्टि से मिल जाएगा। अभी तक जो इतिहास है उसको हम लोग कथा, कहानियों और कल्पनाओं के माध्यम से जानते हैं। जब मूल स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हमारे विचार उसके बारे में बहुत स्पष्ट हो जाते हैं।
उसके बाद एक किताब है मिलिंद पनो, एक बौद्ध भिक्षु था उसके, और एक राजा था मिनांडर, यूनान का एक राजा था मिनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। उन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ। मिनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, उनसे कुछ सवाल पूछे राजा मिनांडर ने। मिनांडर बेसिकली यूनान का रहने वाला था और भारत में आकर के उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, उस किताब का नाम है मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न। और मिलिंद बेसिकली राजा मिनांडर को कहा गया है और उसका जवाब दिया है नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु ने। उस किताब से हमें तत्कालीन तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उसके अलावा आप देखेंगे पतंजलि बेसिकली क्या थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी थे, और पतंजलि ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। पतंजलि की एक किताब है महाभाष्य। उस महाभाष्य पुस्तक में पतंजलि ने बहुत सारी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। तो एक स्रोत है जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। और क्या है, उस समय हम लोगों को गार्गी संहिता नाम की एक किताब है जिससे जानकारी मिलती है। और कालिदास जो है पुष्यमित्र के समकालीन थे, कालिदास। तो कालिदास से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे आप पाएंगे नहीं सॉरी कालिदास के बारे में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा एक बार फैक्ट। कालिदास का मैं चेक करके आपको बताऊंगा। और जो चीज़ें हैं, सन 80 के आसपास 80 AD में एक व्यक्ति आया था भारत में। उसने भारत के समुद्रों के बारे में, भौगोलिक रास्तों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। अरब सागर को उसने ये कहा है उसने ये एरेथियन सी। तो एक जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, वो भारतीय समुद्रों और रास्तों के बारे में जानकारी देती है। उसके अलावा हम देखेंगे दो विदेशी हम लोगों को इतिहासकार मिलते हैं यूरोप के। एक है स्ट्राबो ने एक भूगोल नाम की किताब लिखी है, और एक इतिहासकार हैं पिल्ली ने एक किताब लिखी है द नेचुरल हिस्ट्री। उसमें उन लोगों ने भारत और भारत के साथ यूरोपीय देशों के संबंधों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इन सारी किताबों के माध्यम से हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। और क्या मिलता है, उस समय के हम लोगों को कुछ शिलालेख भी मिले हैं। जैसे राजाओं ने अपनी आज्ञाएं लिखवाई हैं अपने स्तंभों पर। कैसे? सबसे पहले नासिक से एक अभिलेख मिला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप केवल इसको सुन लीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख मिला है नासिक महाराष्ट्र से। वो बेसिकली सातवाहन वंश का राजा था। उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके अलावा हम लोगों को क्या मिला है, सिक्के मिले हैं। खास करके बैक्टीरिया के जो राजा थे उनके सिक्के मिले, शक, पल्लव और कुषाण, इनके सिक्के मिले हैं। और एक मालव योधे जो गणराज्य वो था, मालव योधे करके एक गणराज्य था, योधे गणराज्य, उसके हम लोगों को सिक्के मिले हैं पानीपत, सोनीपत, तमाम एरियाओं से। और उन सिक्कों के माध्यम से हमें उस कालखंड की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे समाज में कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे समाज का संबंध, कुछ लोगों का ये मानना है, अभी प्रूव्ड नहीं है, ये रिसर्च करने का विषय है। हो सकता है मैं रिसर्च करूं या कोई व्यक्ति आगे चल के रिसर्च करे। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो योधे गणराज्य था, हमारा जो समाज है उसी योधे गणराज्य से संबंधित है। और जो योधे लोग थे वो ब्राह्मणों से ऊपर थे अपने तौर तरीके में, अपनी व्यवस्था में, अपनी संस्कृति में। ऐसा कुछ जगह उल्लेख मिलता है। हालांकि उनके सिक्कों से उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी गणराज्य व्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, उनकी कल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये चर्चाएं हम लोग धीरे धीरे करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि रुद्रदामन नाम का एक राजा था जिसका जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में। रुद्रदामन एक शक राजा था, उसका एक अभिलेख मिलता है। हाँ, ये हनुमान राजपूत जी ने कहा कि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। तो वो एक जो फैक्ट है वो हमारा क्लियर हुआ। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के वंशों के बारे में। तो दो तरह की चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा कि दो जगह की सत्ता भारत में स्थापित हुई। एक तो वो लोग थे जिन्होंने मगध पर मौर्यों के बाद अपनी सत्ता स्थापित की, जिसमें शुंग वंश था। और शुंग वंश के बाद आगे चल करके कर्ण वंश आया, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया। और मगध की महत्ता खत्म हो गई। मगध के स्थान पर विदिशा, प्रतिष्ठान, साकल, ये शहर महत्वपूर्ण हो गए। साकेत,
साकेत मतलब अयोध्या। अयोध्या के बारे में कहीं कोई उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता है। उससे पहले हम लोगों को कौशल की जानकारी मिलती है, वहाँ के राजा प्रसेनजित से, जिनकी चर्चा हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में की है, और बाद में चल के साकेत की जानकारी मिलती है। लेकिन हमें कहीं भी अयोध्या का उल्लेख नहीं मिलता। अयोध्या का उल्लेख हम लोगों को गुप्त काल में मिलता है, मतलब शुंग काल में अयोध्या नगरी। उससे पहले हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अब हम सबसे पहले आएंगे कि जब मौर्य वंश कमज़ोर हुआ तो भारत का जो पश्चिमी उत्तरी भाग था, जिसमें अफ़गानिस्तान और उससे पश्चिम का जो क्षेत्र था, तो वहाँ पर जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किए और कौन कौन से ऐसे वंश थे जिन लोगों ने वहाँ पर अपनी सत्ताएं स्थापित की, तो एक बार हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आकर के हम मूल भारतीय इतिहास पर आएंगे। जो भारतीय जो शासक थे, भारतीय जो राजवंश थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी सत्ताएं स्थापित की। तो पश्चिमोत्तर में सबसे पहले जो लोग आए वो थे यूनानी लोग। पश्चिम भारत में विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, और उसमें जो लोग आए उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया के ग्रीक थे। एक जगह थी बैक्टीरिया के ग्रीक, मतलब यूनानी लोग थे, जिनको यमन कहा जाता था। और ये लोग बैक्टीरिया एक बहुत, देखो बैक्टीरिया के बारे में बताऊं आपको क्या लिखा हुआ है। हिंदू कुश पर्वत एवं ऑक्सस के मध्य में एक क्षेत्र था बैक्टीरिया। हिंदू कुश का पर्वत आज भी जो पाकिस्तान है उसके बॉर्डर पर है हिंदू कुश, और एक जगह थी उस ज़माने में उसको ऑक्सस कहते थे, उसके बीच का एक क्षेत्र था बैक्टीरिया। वहाँ पर यमन लोग यानी यूनानी लोग शासन कर रहे थे। उन लोगों ने आगे चल करके भारत पर आक्रमण किया। ये लोग कौन थे? बेसिकली ये लोग वो थे, आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर तो लौट गया, सिकंदर की मृत्यु हो गई थी रास्ते में, लेकिन सिकंदर के बाद बहुत सारे जो यूनानी लोग थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर रह गए थे। आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध किया था। सेल्यूकस क्या था? सेल्यूकस यूनान का ही रहने वाला था। और इसी तरीके से बहुत सारे जो यूनानी और यवन लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे। तो एक जो एरिया था हिंदू कुश पर्वत के पास वाला, वो बेसिकली अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर यूनानी लोग स्थापित हो गए थे। और बाद में इन्हीं लोगों ने भारत पर आक्रमण करके पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। और कहाँ तक आ गए थे मालूम है आपको? मथुरा तक। मथुरा तक उन लोगों ने शासन किया, और कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि वो मगध तक पहुँचे थे। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन लोग भारत में आए? यवन लोग आए पहले, यूनानी। यवन मतलब, यवन आपको शब्द मिलेगा संस्कृत साहित्य में, और तमाम जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें आपको यवन शब्द मिलेगा। और वैसे आपको वर्ड मिलेगा यूनानी या ग्रीक। आज भी हम लोग यूनान को ग्रीक बोलते हैं। ग्रीस, आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीस, जहाँ एथेंस, स्पार्टा, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी। उसके बाद पहलब लोग आए, पहलब, और उसके बाद शक लोग आए, और उसके बाद कुषाण आए। तो ये तीनों का एक क्रम है, यूनानी, पहलब और शक और कुषाण। ये चार शक्तियाँ हैं वो भारत में आई। अब सबसे पहले हम आते हैं कि यूनानी जो लोग आए थे उनका क्या क्रम था और उनके बारे में क्या हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो डेमेट्रियस करके एक राजा था। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि डेमेट्रियस करके एक राजा था यूनान का, जिसने आक्रमण किया था। और उसके बाद एक जो मुख्य राजा था वो मिनांडर था। मिनांडर के बारे में मिलिंद तनु पुस्तक में जानकारी मिलती है। और मिनांडर ने भारत के पश्चिमी भाग पर शासन किया, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ में उसका संवाद हुआ। मिनांडर और डेमेट्रियस ने जो पश्चिम में ग्रीक शासन स्थापित किया, उससे एक जो बात भारत में हुई, इसका एक ये हुआ कि यूनान और भारत की संस्कृति में बहुत आदान प्रदान हुआ। जैसे आप देखेंगे आपस में नाटक, जो प्ले हैं, अगर आप बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे या आप उस समय के तत्कालीन संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे जो प्ले थे जिनमें यूनानी कलाकार भी भूमिकाएं निभाते थे, भारत के लोग भी भूमिकाएं निभाते थे। तो कल्चरल आदान प्रदान बहुत बड़े स्तर पर हुआ। खान पान, बोली, भाषा, ये बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई भारत और यूनान के बीच में। क्यों? क्योंकि जो यूनान के शासक थे डेमेट्रियस और मिनांडर, वो बेसिकली मूल रूप से यूनान के रहने वाले थे। और सिकंदर के बाद से ही वो लोगों का कब्जा उस सारे पश्चिमी क्षेत्र में रहा था। इस कारण से उस अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में, बैक्टीरिया के क्षेत्र में, ऑक्सस के क्षेत्र में क्या था
एक ग्रीक कल्चर वहाँ विद्यमान थी, यानी यूनानी संस्कृति वहाँ पर अस्तित्व में बनी रही। और जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृतियाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी पुरानी चीज़ें वो कैसे कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी लोगों ने सुना होगा मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है। मॉरिशस में और TNT एक कंट्री है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। वहाँ पर कुछ ऐसे देशों में आपने देखा होगा कि कई बार जो बिहार से जो लोग आज से 500-600 साल पहले जो गए थे, उन लोगों ने वहाँ पर राजनीतिक पहचान बनाई और मॉरिशस वगैरह के प्रधानमंत्री वगैरह बने। तो आपने देखा होगा कि मॉरिशस में छठ पूजा, मॉरिशस में भोजपुरी भाषा बोलना, ये सब चलता है आज भी। आज भी वहाँ के बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। बहुत सारे लोग जो बिहार की संस्कृति है उसको आज भी मानते हैं। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो जो लोग सिकंदर के समय यूनानी लोग आ गए थे और जो वहीं पर रुक गए थे सिकंदर के जाने के बाद, वो अपनी कल्चर को एज इट इज़ बनाए रखे, अपना खान पान, बोल चाल, भाषा। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए हम जैसे हमारा जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र है, तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। अब मैं अमेरिका में चला जाऊँ और अमेरिका में जाने के बाद मेरे परिवार के लोग भी अमेरिका चले जाएं, तो घर में हम ब्रज भाषा बोलेंगे, फिर हमारे बच्चे भी वो सीख जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो भाषा आगे चलती रहेगी। तो हो सकता है हमारी कल्चर बहुत लंबे समय तक चलती रहे। और ऐसे में वो कल्चर ज़रूर चलेगी जब उस कल्चर का एक क्लस्टर बन जाए। क्या, जैसे एक पूरे के पूरे एरिया में अगर यूनानी रह गए तो हो सकता है वो दूसरी भाषा, दूसरे खान पान, दूसरे पहनावे ना सीख के अपनी चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। और यही होता है, यही किसी संस्कृति में होता है। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यूनानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का आपस में मेल हुआ। कब? जब मिनांडर और डेमेट्रियस जैसे शासक पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे। और आगे चल कर के आप देखेंगे कि उसके बाद उनको रिप्लेस किया किसने? उनको रिप्लेस किया पहलव लोगों ने। पहलव, और पहलव के बारे में हम चर्चा करते हैं। नागसेन का मैंने बता दिया। और मिनांडर की जो राजधानी थी, राजा मिनांडर की जो राजधानी थी वो शाकल थी। शाकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं। और सियालकोट आज भी पाकिस्तान में है। सियालकोट नाम का जो शहर है वो संभवतः पाकिस्तान में आज भी है। तो वो उसकी राजधानी थी। तो पहले उन्होंने क्या है, सियालकोट जैसे जो पाकिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और वहाँ के बाद वो आगे बढ़े। आगे जाकर के आप देखेंगे कि वो लोग पूर्व पेशावर तक आए और पेशावर के बाद मथुरा तक आए और उधर अपना जो उज्जैन है, उज्जैन तक वो लोग पहुँचे। जो उज्जैन है, उज्जैन भी शक लोगों के आधिपत्य में रहा है। जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है वहाँ तक शकों का शासन था। तो पश्चिमी भारत, मध्य भारत का कुछ भाग और जो पश्चिमोत्तर भारत है ये विदेशी शक्तियों के हाथ में चला गया था। और जो पूर्वी भारत है, खास करके जैसे मगध और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा तक, ये भारतीय शक्तियों के हाथ में थे। और नीचे जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, प्रतिष्ठान इत्यादि, ये क्षेत्र भारतीय शक्तियों के हाथ में थे। और दक्षिण में अलग शक्तियाँ उत्पन्न हो रही थी। तो दक्षिण भारत है, वहाँ पर एक अलग तरह की जो वहाँ की जो स्थानीय शक्तियाँ हैं वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना, अपने राज्य बनाना आरंभ कर दिया था। तो ये इतिहास का क्रम है। आप लोग शक राजाओं के बारे में, जो पहलव राजा है, पहलव राजाओं में एक गोंडो फर्निश करके राजा था। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो फैक्ट पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। फिर उस पहलव के बाद भारत में शक लोग आए और शकों ने भारत में एक प्रणाली लागू की जिसको कहते हैं छत्रपी। तो वो अपने आप को शक छत्रप कहते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने विदेशी शासक भारत में इस दौर में आते हैं, अधिकांश लोगों ने या तो बुद्ध धर्म को अपना लिया था या वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया था या शैव हो गए थे। यानी कुल मिलाकर के चाहे वो आपके यूनानी शासक रहे हों, चाहे वो आपके पहलव शासक रहे हों, चाहे वो आपके शक छत्रप हों, चाहे आपके बाद में आने वाले कुषाण शासक रहे हों, सभी शासकों ने एक तरीके से अपने आप को भारतीय संस्कृति, भारतीय धार्मिक परंपरा में ही ढाल लिया था। तो अधिकांश जो शासक हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, चाहे वो डेमेट्रियस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे गोंडो फर्निश के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप शक राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चाहे जैसे रुद्रदामन का जो अभिलेख मिलता है वो रुद्रदामन शक था। उसके बाद चाहे आप
हुविष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, वासुदेव के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, और कुजल कचफिसिस, बिम कटफिसिस, जो ये कुषाण वंश के राजा थे। ये मैं फैक्ट इसलिए आप लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इतिहास में फैक्ट बहुत होते हैं और हम लोगों को सारे फैक्ट याद नहीं रखने, हमको केवल हिस्ट्री की दशा जाननी है कि किस तरीके से इतिहास हुआ। अब सवाल यही था कि ये लोग कामयाब क्यों हो गए। जो यूनानी राजा थे, मिनांडर की जो राजधानी है वो सियालकोट थी। ब्रजेश सिंह लोधी मिनांडर की राजधानी साकल की पहचान आज के सियालकोट से होती है, तो मिनांडर की राजधानी सियालकोट थी। और ये लोग इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उस पर मगध का नियंत्रण समाप्त हो गया था। दूसरा, ये स्थानीय रूप से उस क्षेत्र के आसपास बहुत लंबे समय से रहते आ रहे थे और छोटे छोटे ये स्तर पर ये लोग शासन करते चले आ रहे थे। फिर पल्लव जो लोग आए, पल्लव लोगों ने कुछ समय तक शासन किया, कोई बहुत बड़ी उनकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स नहीं हैं। उसके बाद शक जो लोग आए, तो दो तरह के शक मिलते हैं, पश्चिमी क्षत्रप शक और पूर्वी शक। तो दो तरह के शकों की जानकारी मिलती है। उज्जैन तक उन्होंने शासन किया और शकों के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि इन सब का उल्लेख आपको गुप्त काल के बहुत सारे साहित्य में मिलेगा। भारत का जो प्राचीन काल का जो साहित्य है गुप्त काल का, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद, उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मैं एक बार कुछ फैक्ट आपको शक राजाओं के बारे में बताता हूँ। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण। पहला वंश के बारे में, शक वंश के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी निकालता हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे कुछ उसके फैक्ट थोड़े से आज एक्चुअली हम लोगों का जो सेशन है वो हम लोग ट्रायल कर रहे थे और ट्रायल में वो पेज पर ट्रायल करने के लिए मैं बहुत सारे जो चीज़ें नोट्स के रूप में थी, मैं वही मैं आपको बताता हूँ पल्लवों के बारे में, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ शकों के बारे में। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हम लोगों को इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि भारत में जो राजनीतिक बदलाव हुए, वो राजनीतिक बदलाव किस किस रूप में हुए हैं और उन बदलावों से किस तरीके से भारत में एक व्यवस्था ने जन्म लिया, जिस व्यवस्था में आपको बहुत सारे मिक्सअप मिलेंगे। आगे चल कर के शकों की लड़ाई गुप्तों से होगी। जो शक है, शक राजा और गुप्त राजाओं के बीच में आगे चल कर के युद्ध होंगे और भारत की राजनीति को काफ़ी हद तक वो लोग प्रभावित करेंगे। तो शुंग वंश, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बैक्टीरिया के जो यवन राजा थे, बैक्टीरिया के यवन राजाओं में सबसे पहले यूक्रेटाइड्स वंश के राजा आए। यूक्रेटाइड्स वंश में उसका संस्थापक था डेमेट्रियस और उसकी राजधानी थी, पहली राजधानी थी सियालकोट या साकल, और सेकंड जो कैपिटल, अभी किसी ने पूछा था, डॉक्टर विजेंद्र जी ने पूछा था कि दूसरी राजधानी उसकी तक्षशिला, हाँ, उसकी सेकंड जो कैपिटल थी वो तक्षशिला में थी। और उसके बाद मिनांडर की हमने चर्चा की है, मिनांडर के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया। उसके बाद यूनानी संपर्क के माध्यम से भारत में क्या हुआ, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, भारत में पहले राजा अपने आप को कभी देवता नहीं मानते थे। जैसे आपने हर्यक वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी बिंबिसार की, हमने चर्चा की थी अजातशत्रु की, हमने चर्चा की थी उदयन की, हमने चर्चा की थी शिशुनाग की, हमने चर्चा की थी कालाशोक की, हमने चर्चा की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, हमने चर्चा की थी बिंदुसार की, हमने चर्चा की थी अशोक की, अशोक के उत्तराधिकारियों की। आप देखेंगे कि कोई भी राजा अपने आप को दैवीय उत्पत्ति नहीं मानता था। पहली बार मौर्यों से संपर्क में आने के बाद, मौर्यों से संपर्क में आने के बाद भारत में, यूनानियों से संपर्क में आने के बाद भारत में राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आया। अर्थात राजा क्या है, देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये यूनान का ही प्रभाव था भारत में। इसलिए आप देखेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग था,
वो अपने आप को भगवान मानने लग गया था। पुष्यमित्र शुंग अपने आप को एक तरीके से भगवान मानने लग गया था। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो सिक्के ढालने की परंपरा भारत में आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। मौर्य काल में और बहुत जगह आपको बहुत सारी परंपरा नहीं मिलेगी, लेकिन आप पाएंगे कि जो यूनानी संपर्क के कारण से सांचों में सिक्के ढाले जाने लगे। तो यूनानी राजाओं के बाद बाकायदा पीछे जो है देवता का चित्र या कोई पीछे आकृति बना करके बहुत अच्छे तरीके से सिक्के ढाले गए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी जो यूनानी संपर्क के बाद भारत में ये व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद हम देखें क्या होता है। उसके अलावा आप पाएंगे कि ज्योतिष, जो 12 राशियाँ एवं ज्योतिषी है, भारत में कई लोगों को लगता है वो ज्योतिषी हमारी देन है। हमारे यहाँ के लोग तो अपने आप को इंटेलिजेंट और स्मार्ट दिखाई देते हैं। बेसिकली ज्योतिषी और 12 जो राशियाँ हैं ये यूनान की देन है। इसको यूनान के लोग इस्तेमाल करते थे, ग्रीक। वो लोगों ने भारत में ये सारी चीज़ें दी, किसने? यूनानी लोगों ने। और उसी के आधार पर भारत में तो फिर तमाम ज्योतिषी बन गए। आप आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने ज्योतिषी आपको मिलेंगे। नाटक, जैसा मैंने कहा, नाटक में यवनिका शब्द का प्रयोग होता है पर्दा डालने के लिए। बेसिकली वो यूनानी प्रभाव था। और भारत में जो सोने के सिक्के, भारत में पहली बार जो सोने के सिक्के जो चलाए वो यूनानी लोगों ही के द्वारा ही चलाए गए। यूनान के जो शासक थे मिनांडर, डेमेट्रियस, यही लोग भारत में पहली बार सोने के सिक्के लेके आए। यानी पहले भारत में सोने के सिक्के नहीं मिलते थे। बुद्ध काल में जो हमें सिक्के मिले उनको हम कहते हैं पंचमार्ट कॉइन। ऐसे कॉइन जिस पे एक ठप्पा लगा होता, जिसको आहत मुद्रा कहा जाता है, वो चांदी के होते थे, चांदी के और दूसरी धातुओं के। लेकिन भारत में यूनानियों के आने से पहले सोने के सिक्के नहीं डाले जाते थे। तो यूनानियों के संपर्क में आने के कारण भारत में क्या प्रभाव पड़ा? सोने के सिक्के डालना। और क्या महत्वपूर्ण बात हुई भारत में? एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि आप लोगों ने सुना होगा स्थापत्य कला की गंधार शैली और भारतीय कला का मिश्रण हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि आगे चल कर के गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, जिसमें गौतम बुद्ध की आकृति जो यूनानी देवता अपोलो की तरह है, उनके बाल घुंघराले हैं। भारतीय जो आकृति है, भारतीय स्थापत्य शैली है, उसमें सौम्यता है। और यूनानी शैली में उसमें घुंघराले बाल, सौष्ठव शरीर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक जगह पड़ती है अफ़गानिस्तान में बामियान। आप लोगों ने सुना होगा जब तालिबान का शासन था अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान ने 2001 या 2 के आसपास बहुत सारी जो है बामियान में बौद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। तो जो बौद्ध प्रतिमाएं बामियान में अफ़गानिस्तान में मिली हैं, अफ़गानिस्तान से आगे पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया में और आगे तक जो मिली हैं, वो सारी दर्शाती हैं कि भारत और यूनानी जो स्थापत्य कला थी उसका वो सम्मिश्रण था। दोनों शैलियाँ मिक्स हो गई थी और उन शैलियों के माध्यम से वहाँ पर मूर्ति कला, चित्रकला, ये सारी चीज़ें बनती थी, स्थापत्य कला खास करके। तो यूनानी प्रभाव आपको दिखाई देगा, किस में दिखाई देगा? स्थापत्य में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा सिक्के ढालने में, उसके अलावा कला संस्कृति में, हमारा जो नाटक होते हैं उसमें दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा हम लोगों को देखते हैं कि राजा का दैवीय सिद्धांत, ये सारी चीज़ें। ज्योतिष भारत में कहाँ से आई है? यूनान से आई है। तो भारत में जो लोग लिखते हैं ना कि हमारे पुराने इस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, कहीं नहीं मिलेगी। ये सब भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव था और ये आक्रमण लंबे समय तक रहा। इनका जो शासनकाल है वो लंबे समय तक रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया, शक राजाओं ने, शक वंश में। और शक वंश की कुल 5 शाखाएँ थी, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहली शाखा थी अफ़गानिस्तान, उसके बाद दूसरी शाखा थी पंजाब की शाखा, तीसरी शाखा थी मथुरा की शाखा, चौथी शाखा थी महाराष्ट्र या नासिक की शाखा, और एक थी मालवा की शाखा जो उज्जैन पर शासन करती थी। मालवा में शकों ने एक शाखा स्थापित की, एक मथुरा में, एक पंजाब में और महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक में जो राजा था उसका नाम नहपान था। आप लोग कोई भी फैक्ट याद मत करिए, केवल समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ शकों का शासन था। मालवा शाखा का जो सबसे फेमस राजा था उसका नाम था रुद्रदामन, और रुद्रदामन का आज भी जूनागढ़ में अभिलेख है, और वो अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो उसको पढ़ के आ सकते हैं। मतलब जो शकों ने भारत पर शासन किया है उसकी सारी जानकारियाँ किताबों में और जो एविडेंस हमको मिले हैं उसमें लिखी हुई है। अगर आप देखें तो आज भी आप गुजरात में जाइए, जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक अभिलेख है, उस पर संस्कृत में वो सारी जानकारी लिखी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि आगे चल कर के
और जो शक राजा थे इन्होंने बाघ बने हुए सिक्के चलवाए। चलिए, उसके बाद जो पार्थियन लोग थे जिनको पल्लव कहा जाता है, पल्लव या पार्थियन, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस उसमें एक राजा का नाम मिलता है, राजा माओ। राजा माओ था, उसने भारत के में एक आक्रमण किया था और कुछ समय तक उनका शासनकाल रहा था। और उसके बाद आते हैं कुषाण वंश। तो कुषाण वंश की चर्चा हम लोग कल करेंगे कि क्योंकि कुषाण वंश का जो राजा है उसमें सबसे पहले आएगा विम कटफिसिस, फिर कुजल कटफिसिस और उसके बाद आएगा कनिष्क। तो कनिष्क को भारत के इतिहास में दूसरा अशोक भी कहा जाता है, सेकंड अशोका। और वो उसने अशोक की तरह बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा दिया था। किसने? राजा कनिष्क ने। तो अब मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की जो दो धाराएं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको विजन स्पष्ट हुआ होगा। मैंने दो चीज़ें आपसे कही थी। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में केवल अर्जुन को सुनाई थी और श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था अर्जुन को और केवल अर्जुन उसको सुन सकते थे, कोई और व्यक्ति उसको नहीं सुन सकता था। तो मेरा सवाल ये है कि जब अर्जुन ही उसको सुन सकते थे, अर्जुन ने ही सुनी, कृष्ण ने बोली, तो उसको लिखा किसने है? मतलब वो कैसे फिर हमारे चर्चा में आ गई गीता? एक तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल पे आप लोग गौर करना कि भारत में हड़प्पा काल से लेकर के और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या की थी, उससे पहले तक जितने राजा थे, चाहे वो बुद्ध और जैन का समय हो, चाहे हर्यक वंश रहा हो, चाहे मौर्य, चाहे नंद वंश, चाहे ये जो सारे के सारे राजा और सारे शासनकाल थे, इवन जो गणराज्य थे, वैशाली का गणराज्य, पिप्पलवन के मौर्य, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ये जो सारे गणराज्य थे, इन सारे गणराज्यों का शासनकाल और भारत में 16 के 16 महाजनपद, जैसे अवंती महाजनपद, कौशल महाजनपद, काशी महाजनपद, इन सब का जो शासनकाल है वो इतिहास में प्रूव हो चुका है, वो सारा सिद्ध हो गया है। एक एक डेट सिद्ध हो चुकी है, एक एक राजा सिद्ध हो चुका है। ये राजा था, इसने यहाँ पर शासन किया, ये समय था, ये भौगोलिक क्षेत्र था जिस टेरिटरी में ये लोग शासन करते थे। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, जिन लोगों की इतिहास में इंटरेस्ट है, आप सब लोग कहीं से भी इतिहास से ये एविडेंस ढूंढ के लेके आना कि हड़प्पा काल से लेकर के और पुष्यमित्र शुंग का जो काल है, ये काल है लगभग आपका आपसे मैं बताऊं तो 2500 साल तक का काल है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। लगभग 2200 साल का इतिहास है। इस 2200 साल के इतिहास में कहीं भी राम, रामायण, महाभारत, कृष्ण, अर्जुन, पांडव का उल्लेख नहीं होता। आप गौर करना कि 2000 के इतिहास में इन लोगों की चर्चा नहीं होती है और बाद का जो इतिहास है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोग कभी भी अपने मस्तिष्क पर जोर डालना कि ये 2000 साल का जो इतिहास है उसमें किसी भी प्रमाण से ये सब चीज़ें नहीं हैं। क्या वजह है, क्यों ये चीज़ें नहीं हैं, इनकी क्या सच्चाई हो सकती है या इनका क्या आधार हो सकता है? दो सवाल हैं मंथन करने के लिए। और बाकी जो हमारे इतिहास की जो दिशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं कि मौर्यों के बाद भारत में जो भारतीय राजवंश थे, चाहे उसमें शुंग वंश था, चाहे कण्व वंश था, चाहे सातवाहन वंश था, उनका इतिहास क्या रहेगा। और उसके अलावा जो पश्चिम उत्तर के जो क्षेत्र थे जो स्वतंत्र हो गए, वहाँ पर सबसे पहले आपके यूनानियों ने आक्रमण किया। उसमें आपका चाहे डेमेट्रियस हो, चाहे आपका मिनांडर हो, उसके बाद आपके शकों ने आक्रमण किया। शकों की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे मालवा के शक, पंजाब के शक, नासिक के शक, मथुरा के शक। तो शकों ने अलग अलग शाखाएं आई और अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने अपने अपने कब्जे भारत में स्थापित कर लिए और शक छत्र प्रणाली के माध्यम से भारत में शासन करते थे। और बड़ा प्रसिद्ध राजा है रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ में अभिलेख मिला है और संस्कृत में अभिलेख है। तो इसका मतलब शकों ने बाद में संस्कृत अपना ली थी और शक राजा हिंदू धर्म को मानते थे, मतलब शिव और वैष्णव परंपरा को। और मैं आपको बताऊं, सुदर्शन झील है वहाँ पे एक, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, उसके बाद रुद्रदामन ने उसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत कराई थी। तो ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद जो राजा कनिष्क है, कनिष्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था और कनिष्क ने किस तरीके से भारत की राजनीति पर, भारत की संस्कृति पर और भारत के धर्म पर प्रभाव डाला।
कनिष्क इतना महत्वपूर्ण शासक था कि कनिष्क को भारत के इतिहास में द्वितीय अशोक, सेकंड अशोक भी कहा जाता है। तो कनिष्क के आप कार्य देखेंगे, उसके स्थापत्य देखेंगे, और कनिष्क अपना शासन जो है मगध तक लेकर के गया था, और ख़ास करके मथुरा एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। मथुरा में एक जगह पड़ती है माठ, वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ कनिष्क के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, कनिष्क के काल के, और वो वेरीफाई हो गए हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास में कनिष्क और कनिष्क के द्वारा भारत के इतिहास में योगदान, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो। और उसके अलावा कनिष्क और जो यूनानी शासक हैं उनके समय की संस्कृति की बात भी हम लोग करेंगे। और साथ साथ हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि भारत में जो भारतीय राजवंश है उन लोगों ने किस तरीके से भारत में इतिहास को आगे बढ़ाया। ये जो इतिहास है, इस इतिहास में आपको ट्रेड बहुत मिलेगा, व्यापार के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी जब कनिष्क वगैरह आएंगे तो आपको बहुत सारा ट्रेड भारत में मिलेगा, व्यापार। तो सिक्के मिलेंगे, जैसा मैंने कहा ना कि यूनानी लोग भारत में पहली बार सोने का सिक्का लेके आए, तो आपको तमाम तरह के सिक्के मिलेंगे, तमाम तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ मिलेंगी। तो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी इस काल में आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक। और वैसे हम लोगों का, चलिए इस सेशन में हम लोगों की चर्चा आज केवल इतिहास के इसी विषय तक है, और आप में से बहुत सारे लोग जुड़े इस पर चर्चा में। आज अभी भी 127 लोग जुड़े हुए हैं। टाइमिंग जो है हमारी शाम को 7:30 बजे रहेगी, 7:30 पर इसी पेज पर। और हम लोग जो संविधान की चर्चा करते हैं सुबह 8:15 बजे, वो भी अब इसी पेज पर लाइव होगी। अब मैं अपनी पर्सनल आईडी पर सेशन नहीं लूँगा। आप में से अधिकांश लोग इसमें जुड़ चुके हैं पेज में, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे, सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हम लोग सुबह 8:15 बजे लाइव पर चर्चा करते हैं भारत के संविधान के ऊपर। उसमें हम लोग न्यायपालिका की चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले के सारे प्रावधानों की हमने चर्चा कर ली है। और शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 हमारा 1 घंटे का सेशन हम लोग इतिहास के ऊपर करते हैं। और सबसे पहले हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि मौर्य काल के बाद का भारत का जो इतिहास है वो क्या था, और उसमें कौन कौन से वंश और कौन कौन से शासक आए। देखिए, आप लोगों को कुछ आश्चर्य भी लग रहा होगा। मैं सब लोगों से इसलिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि कई सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी नहीं होंगी। जैसे मैंने कहा डेमेट्रियस, एंटिलकिडास, मिनांडर, यूची, कुषाण, हुविस्क, रुद्रदामन, ये जो सारे जो राजा हैं यूनान के, ग्रीक शासक हैं, जो पहलव शासक हैं, जो शक शासक हैं, जो कुषाण शासक हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को इतिहास में ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री बहुत लोगों ने पढ़ी नहीं होती है, तो हमें भारत की वास्तविकता नहीं पता कि इंडिया की वास्तविकता क्या है। हम लोग कहाँ पर चर्चा करते हैं, हम लोग जो काल्पनिक कथाएं हैं कि महाराज इंद्र, देवराज इंद्र ने ये किया, उनका सिंहासन हिल गया, ब्रह्मा ने ये किया, उन्होंने ये किया, जो इतिहास नहीं है, जो इतिहास नहीं है हम उसको इतिहास मान लेते हैं। और जो भारत में वास्तव में हुआ है, जैसे मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी वास्तविक थे, वो किसान थे, उनका एक अस्तित्व था। उसी तरीके से भारत में जो यूनानी राजा हैं, जो शक राजा हैं, जो पल्लव राजा हैं, जो कुषाण राजा है, इन सबका अस्तित्व था। इनके सारे प्रमाण, इनकी खुदाई से इनकी मूर्तियाँ मिली हैं, इनके सिक्के मिले, इनकी किताबें मिली हैं, सब कुछ लिखा मिला है। और हम लोग में से अधिकांश लोग इन सब लोगों के बारे में जानते ही नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली बार सुने होंगे, और आप लोगों ने ये सब सुना होगा कि देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया, देवराज इंद्र ने उस राक्षस पर हमला कर दिया। जो काल्पनिक है, जो इतिहास नहीं है, वो कथा और कहानियाँ हैं। और हम सब लोगों का दुर्भाग्य यही रहा है कि हम एक्चुअल भारत में क्या हुआ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और जो कथा कहानियों कल्पनाओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस देश के लोगों पर थोप दी गई हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ग्रामीण कृषक समुदाय को। जो गांव में रहने वाले किसान जातियों के लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, उनको बहला करके, उनको फुसला करके, उनके दिमाग को डाइवर्ट कर करके उन लोगों को वास्तविक ज्ञान से दूर रखा गया है। तो अब आप लोगों के पास इंटरनेट है, अब आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप सब लोग इन चीज़ों को पढ़िए और वास्तविक चीज़ों को जानिए कि हम लोग क्या थे, हमारे देश का एक्चुअल हिस्ट्री क्या रहा है, भारत में कौन कौन से वंश, कौन कौन से राजाओं ने शासन किया है, किसकी क्या उपलब्धियां थी, राजनीति उस समय कैसे चलती थी, समाज और संस्कृति की क्या स्थिति थी, देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, व्यापार उद्योग धंधे क्या थे, बड़े बड़े विद्वान क्या थे, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। और ये तभी पता चलेगा जब हम वास्तविक इतिहास को पढ़ें।
और जो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रमाणिक है, सारी की सारी चीज़ें स्वीकृत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो मैं अपने स्पीच में यहाँ पे बात बोलता हूँ, आप पूरे देश में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त, वो तमाम दुनिया भर के इतिहासकारों द्वारा एक्सेप्टेड फैक्ट पर, प्रमाण पर आधारित है। तो आप सब लोग भी इसको पढ़िए और समय निकाल करके इस तरह की चीज़ों को पढ़ने की आप लोग आदत डालिए। चलिए, तो मुझे लगता है इतिहास की एक ठीक धारा आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा जो टॉपिक है हमारा टफ है, तो आप लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री में घटनाएं घटित हुई हैं। अगर हम लोगों को देवराज इंद्र के बारे में पता है, हमको ब्रह्मा और विष्णु महेश के बारे में पता है, तो हमको कनिष्क के बारे में भी पता होना चाहिए, हमको मिनंदर के बारे में पता होना चाहिए। हम लोगों को जो भारत में जो संस्कृति बनी है, सिक्के कैसे चलना शुरू हुए, भारत में मूर्तियाँ कैसे बनना शुरू हुई, मुद्राएं कैसे बनना शुरू हुई, मंदिर कैसे बनना शुरू हुए, इस सब की भी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, शायद आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसको इंसान ने ना लिखा हो। दुनिया में चाहे किसी भी किताब, चाहे कोई ये कहे कि हमारी किताब इतनी पवित्र है, हमारा ग्रंथ इतना पवित्र है, दुनिया में इंसान के अलावा किसी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। और जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे कि हाँ, इंसान ही सारी चीज़ों का करता है, इंसान ही लेखक है, इंसान के दिमाग से चीज़ें उपजती हैं, इंसान ने ही सब कुछ किया है, उस दिन हम सत्य के अधिक निकट आ जाएंगे, वास्तविकता और इतिहास को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता दूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, गुरु नानक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। गुरु नानक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। और ये आज के सेशन की अंतिम बात है जो आपके दिमाग को थोड़ा ओपन करेगी, खोलेगी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आप लोग मानते हैं इस बात को कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं? आप ये भी मानते होंगे कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, ये भी आप मानते होंगे। तो गौतम बुद्ध जब बुद्ध धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जब गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना कर सकते हैं, तो दुनिया भर में जितने धर्म और तमाम तरह के आडंबर आपको दिखाई देते हैं, आप ये मान के चलिए कि किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज है। कोई दैवीय नहीं है, कोई ईश्वरी नहीं है, कोई भगवान द्वारा बनाया नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है। और आगे भी अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आएगा जिसके पास सामर्थ्य होगी, वो नए धर्मों की स्थापना कर सकता है। तो हम लोगों को पर्याप्त रूप से रैशनल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए और इतिहास को उसकी वास्तविकता में जाकर के समझना चाहिए। तो इसी जो है अंतिम बात के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। और 8:30 हुए हैं, भोजन का समय हो रहा होगा आप सभी लोगों का। आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करिए। मुझे लगता है कि फेसबुक पेज पर आज ये हमारा पहला दिन था, आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्ञान विज्ञान की बातें, इतिहास की बातें, संविधान की बातें, राजनीतिक व्यवस्था की बातें, इकोनॉमिक्स की बातें, अर्थव्यवस्था की बातें, हम लोग लगातार हम लोग इन सारी चीज़ों की चर्चा करते रहेंगे, ताकि हमारे समाज में लोगों के अंदर एजुकेशन के प्रति झुकाव बढ़े, लोग पढ़ना सीखें और अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट तमाम फील्ड्स में भेजना शुरू करें। जब हम पढ़ाई लिखाई की, ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन में, लोगों के विचारों में हमेशा शिक्षा की बात होगी। और जब शिक्षा की बात होगी तो उसका लाभ समाज को और बच्चों को मिलेगा। और हम लोग पाखंडों की, आडंबरों की बात करेंगे तो समाज को फिर उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग नियमित रूप से ज्ञान विज्ञान की, शिक्षा की बातें करते रहेंगे और समाज की जो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो यंगर जनरेशन है, उसके हित में हम लोग एक से एक अच्छी एजुकेशन रिलेटेड बातें लेके आते रहेंगे। आप सभी लोग इस परिचर्चा में लाइव जुड़े और रोज़ाना हम लोग सुबह 8:30 बजे, 8:15 बजे संविधान की परिचर्चा के साथ और शाम को 7:30 बजे इतिहास पर चर्चा करते हैं, मिलते हैं। और सभी लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चर्चा में जुड़ते रहिए। सुबह आप लोगों के साथ न्यायपालिका पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय इस लाइव सेशन में दिया, उसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही, कल सुबह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।